तो मैंने कहा कि मैं इमरान भाई को बाद में बुलाना और 1 घंटा 1.5 घंटा तक छोड़ देना। मेरे छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, दूसरे छोटे भाई आप सबके और हम सबके कांग्रेस के उम्मीदवार इंजीनियर अहमद खान साहब, वो आपके बीच में है। भाई बादशाह समाराम सु अस्सलाम वालेकुम। मेरी आंखों के सामने हजारों हजार की तादाद में मौजूद मेवात की जिंदा सामीन, सबसे पहले तो मैं थोड़ी देरी से पहुंचने के लिए आपसे माफी चाहता हूं। देर इसलिए हुई क्योंकि मैं परसों लंदन में था। पिछले 12 दिन से मुसलसल लंदन में मुशायरे थे, लंदन के अलग अलग शहरों में मैं वहां था। कल शाम की फ्लाइट से मुंबई पहुंचा, मुंबई में एक प्रोग्राम किया और रात 12 बजे मम्मन साहब ने जब बहुत जिद करी तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं सुबह पहुंचने की कोशिश करता हूं। 2 फ्लाइट बदल करके किसी तरह एयरपोर्ट पे उतरा और एयरपोर्ट से सीधे आपके यहां आ रहा हूं, अभी घर भी नहीं गया हूं। मेवात वालों, आपके बीच इससे पहले आया तो जब भी आया अपनी आंखों में आंसू लेकर के आया। पहली बार जब आया तो मरहूम पहलू खान के घर आया उस बूढ़ी मां के आंसू पोंछने। दूसरी बार जब आया तो मरहूम हाफिज जुनैद की मां को अपने सीने से लगाने और उनके वालिद के आंसू पोंछने के लिए आया। तीसरी बार जब आपके यहां आया तो पड़ोस में रकबर को जब मारा गया था तो उस परिवार से मिलने के लिए आया। फिर चौथी बार आया तो मोहम्मद उमर जो राजस्थान और जो मेव इलाका है वहां पर जो मारे गए थे उनसे मिलने के लिए आया। फिर पिछले दिनों मरहूम पहलू खान और जुनैद और सबके परिवारों से ईदी लेकर के उनसे मिलने आया और उनके साथ रोजा अफ्तार करने आया। मेवात से मेरा कुछ रिश्ता जो है वो दर्द का है, आंसुओं का है, गम का है। आज जब मुझे आवाज दी गई तो मुझे लगा कि अब तक गम में और उदासी के माहौल में जाता रहा हूं, ये मौका अच्छा है। जाता हूं, हजारों की तादाद में मेवात के लोग होंगे, उनकी जिंदा दिली से बात करता हूं, उनके हौसलों से बात करता हूं, उनसे मुखातिब होता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद आपका थोड़ा जहन बन जाए तो फिर आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, ये शेर इमरान पर भी लागू होता है और ये शेर मम्मन पर भी 24 तारीख को लागू होगा इंशाअल्लाह। जो मैं कह रहा हूं उसे सच्चा बना देना 21 तारीख को जब मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। इससे पहले आपने बहुत लोगों को परखा, बहुत लोगों को जिताया, हराया। मैं आज आपसे उन तमाम पुरानी बातों पे गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया। मैं मेवात में खड़ा हूं, मैं जानता हूं ये वो मेवात है जिसके राजा हसन खां मेवाती ने बाबर का आगे बढ़कर के दामन थाम लिया था और एक झटके में 12,000 शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। ये वो मेवात है जो हमेशा दिल्ली की आंख से आंख मिला करके लड़ता रहा है। जब भी इसको लगा है कि इसके जमीर से दिल्ली टकराई है तो इसने दिल्ली के सामने कभी घुटने नहीं टेके। इस बार भी मेवात वालों, ये जो दिल्ली में जालिम लोग बैठे हैं, इनकी हार की शुरुआत मेवात से होनी चाहिए। इससे पहले के चुनाव में आपने क्या किया, अब तक क्या किया, मैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं तो बस आपसे इतना कहने आया हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। जब मैं यहां खड़ा हूं, जब मैं यहां खड़े होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आप चुनावी माहौल में हैं। पिछले 20-25 दिन में
लेकिन आपको खबर नहीं मिली होगी कि कल पीलीभीत में अल्लामा इकबाल साहब का वो मशहूर तराना गुनगुना रहा था एक स्कूल का बच्चा उस स्कूल में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसके प्रिंसिपल को इसलिए सस्पेंड कर दिया डीएम ने क्योंकि उसका नाम फुरकान था। नफरतें कहां से कहां आ गई हैं। इसलिए मैं ये मिसरे पढ़ता हूं। अब तक किन किन चीजों में आप उलझे रहे, कौन सा गोत्र, कौन सी बिरादरी और किस पार्टी से अलग हट के आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने पूरा मेवात उमड़ करके बैठा हुआ है। आज के चुनावी माहौल में इतनी बड़ी भीड़ अपने आप में कमाल की तरह है, चमत्कार की तरह है। मोहम्मद साहब आपकी मौजूदगी को सलाम। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है और मिसरों पे आपकी बजने वाली तालियां बताएंगी कि हाँ आपके दिल में चल क्या रहा है और आप 21 तारीख को फैसला क्या करने जा रहे हैं। इमरान आपसे बस इतना कहता है कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए, अब की कातिल को हराने के लिए वोट करो। ये वो सरजमीन है जहां से पूरी दुनिया में इल्म का पैगाम जाता है। ये वो सरजमीन है। मेरी आंखों के सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं, आम से सर पे गमछे लपेटे हुए जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया है। मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा होकर के मुझे हैरत होती है। मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बीजेपी का झंडा लगा था कुछ घरों पर। मुझे हैरत हुई कि बीजेपी का झंडा पकड़ने से पहले इनके जमीर ने धिक्कारा क्यों नहीं। अरे ये झंडा वो झंडा है जिस पर पहलू खान की खून के छींटे हैं, जिस पर जिनाब के खून के छींटे हैं, जिस पर उमर के खून के छींटे हैं, जिन पर हजारों बेगुनाहों के खून के छींटे हैं, जो कभी दंगों में मारे गए तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा करके मारे गए। मेरे भाई, ऐसा झंडा अपने हाथों में थामने से पहले ईमान बगावत क्यों नहीं कर जाता लोगों का? क्या ईमान मर गया है? कुछ लोग आपको खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद बिके हुए हैं चंद पैसों में, चंद ओहदों के लालच में, चंद टिकट की लालच में। उनसे आपको कहना पड़ेगा इस बार सारे दायरे तोड़ करके कि नहीं, आप मुझे खरीदने आए हैं। लेकिन मेवात का आम मुसलमान तो ये कह रहा है कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। पहुंचाना अपनी तालियों का शोर। आज की रात उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आएंगे, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। मेरे भाई, मेरी मोहम्मद साहब से दूसरी मुलाकात है। बीच में जब टिकट के मसले चल रहे थे तो और भी लोग मेरे पास आए, मेरी बातचीत भी हुई। मैंने तो बस मोहब्बतों भरी एक ही बात कही कि ठीक है, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। जिसके नसीब में टिकट आ गया है उसे लड़ाओ, उसे मजबूत करो, उसे जिताओ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं। अगर ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलए चुनने की लड़ाई होती तो मैं 7 समंदर पार का सफर तय करके, अपने प्रोग्राम छोड़ करके 2-2 फ्लाइटें मुंबई से यहां तक बदल करके आपके बीच ना खड़ा होता। आप लोगों को यह लगता है कि यह सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई है। नहीं मेरे भाई, ये विधायक चुनने की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई दरअसल हिंदुस्तान को
बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लफ्जों में जो हमें आपको अधिकार मिले हैं, जिसे ये जालिम हुकूमत छीन लेना चाहती है, उसको बचाने की लड़ाई है ये। और अगर इस लड़ाई में आप छोटी छोटी चीजों में उलझ गए, आप इसमें उलझ गए कि नहीं यार हमने तो किसी और के बारे में सोचा था, टिकट लेके कोई और आ गया तो हम उसे वोट कैसे दें, तो मेरे भाई अगर वोट खराब करोगे तो फिर आपका खराब किया गया एक एक वोट खट्टर को मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा, इसका ख्याल रखना। जब 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना तो याद रखना कि तुम्हारी दबाई गई एक बटन से ऊपर कहीं जो चंद लोग नफरतों का शिकार हुए हैं उनकी रूहों को सुकून मिलेगा। ये सोच करके 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना, जब वहां खड़े होना मेवात वालों, तो ये सोच के खड़े होना कि 30-31 साल का एक लड़का सरफिरा सा शायर आपके बीच में आया था अपना दामन फैलाने और ये कहने कि आप दरअसल ममन को वोट नहीं देंगे, आप दरअसल ममन के हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, आप राहुल गांधी को मजबूत करेंगे जो नफरत वाली ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आपकी दुनिया अलग है, आप कांग्रेस के जलसों में कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो गए? तब मैं उनसे कहता हूं कि मैंने सियासी तमाम पार्टियों के तमाम सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए लोगों को देखा है, उनको करीब से महसूस किया है। हर रात किसी न किसी मुशायरे में 20-25 हजार की भीड़ होती है और किसी न किसी पार्टी का एक मेहमान खुसूसी कोई नेता मंत्री बैठा हुआ होता है और मुझे उसको करीब से जानने का मौका मिलता है। मैंने चंद मुलाकातों के बाद यह महसूस कर लिया कि राहुल गांधी इस देश का एक ऐसा इंसान है जो सबसे बड़ी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। वो दिन और आज का दिन कि मैं खड़ा हूं राहुल गांधी के साथ और अलग ऐलान ये कह रहा हूं कि मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं आज यहां खड़ा हूं तो आपसे यह गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूं कि मेरे भाई आपसे तमाम तारीफें आपकी गुलाम नबी आजाद साहब ने करी, उससे पहले के लोगों ने करी, मामन भाई आपके सामने अपना दामन फैला के खड़े हो गए, लेकिन आपकी तमाम तारीफों के बीच मुझे 2 शिकायतें आपसे करनी है और वो शायद मैं ही कर सकता हूं। आपके साथ दुश्वारी है कि आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो चाय पीते पीते हरियाणा की सरकार बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। आप जब शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो दिल्ली में बैठे हुए वजीर आजम को गिरा भी देते हैं और नया वजीर आजम तख्त पे बिठा भी देते हैं। लेकिन जिस दिन सच में आपको ईवीएम की कतारों में लग करके अपने एक एक वोट से हुकूमतों को बदलना होता है, उस दिन आपको लगता है कि कौन जाए धूप में खड़ा होने के लिए, कौन परेशान हो। मामन तो चुनाव जीत ही रहे हैं, हम कौन परेशान हो, जीत ही जाएंगे। नहीं मेरे भाई, इस लड़ाई में आपको खड़े तो होना पड़ेगा। अपनी आराम वाली चारपाइयों पर बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर उससे काम चलता तो मैं भी अपनी सुकून की जिंदगी जी रहा होता। रात दर रात हर शहर में गली कूचों में घूम घूम करके पहलू खान का, नजीब का, जुनैद का दर्द ना गा रहा होता। अपनी जिंदगी को ऐसे हथेली पर लेकर के ना चल रहा होता। मैं तो किसी Z+ सिक्योरिटी में भी नहीं चलता हूं, मैं तो तन्हा चलता हूं। लेकिन मैं जब लंदन में खड़ा होकर के मदरसे के लिए नज्म पढ़ता हूं, जब मैं लंदन के किसी शहर में खड़ा होकर के कश्मीर के लिए नज्म पढ़ता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि मेवात और उसके आसपास के इतराफ में न जाने कितने ऐसे मुसल्ले बिछे होंगे जहां बैठे हुए कुछ गुमनाम लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अगर आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जिसकी नज़्में सुनते वक्त कभी किसी लम्हे में आपकी आंखें गीली हो गई हो,
आप नजीब की नज्म सुनते हुए आपको ऐसा लगा हो कि इमरान ने तो ऐसे मेरे दर्द को गा दिया जैसे मेरा बेटा गायब हुआ हो। फलस्तीन की नज्म सुनते हुए आपको ऐसा लगा हो कि मेरी आंखों के सामने फलस्तीन का मंजर तैर गया। आपको कश्मीर का दर्द सुनते हुए लगा हो कि नहीं यार कोई तो है जो छाती ठोक के जिंदगी की परवाह किए बिना बोल रहा है। तो हाँ, मैं वही इमरान हूं, मैं माइक पर खड़ा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि मेवात मेरा है, मेवात के लोग मेरे हैं, मेवात के लोगों का गम मेरा है। यहाँ के लोगों की आंखों से बहे हुए एक आंसू मैं अपने दामन में महसूस करता हूं। मेरे इसी कुर्ते के दामन में मरहूम जुनैद की मां के आंसू आज भी हैं। पहलू की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां के आंसू आज भी हैं। मैं उस बुनियाद पर आपके बीच खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे भाई, इस लड़ाई को छोटी मत बनाओ। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि अगर उनका बस चलेगा तो वे हिंदुस्तान में अपने अलावा किसी को रहने नहीं देंगे। और उनकी हां में हां मिलाते हुए खट्टर साहब तो कह ही रहे हैं कि लॉ एनआरसी बाहर करो सबको। जिस जमीन के लिए, जिस सरजमीन के लिए कभी राजा हसन खां कुर्बानी दिया करते थे, आज उनके वंशजों को, आज उनकी नस्लों को खट्टर को साबित करके बताना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हैरत होती है और तरस भी आता है, तरस भी आता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने यही हिंदुस्तान इस वक्त खड़ा है। इस हिंदुस्तान को कौन बचा सकता है? जज्बातों में मत आइएगा। अगर दिल्ली की गद्दी से, हरियाणा की गद्दी से भारतीय जनता पार्टी को कोई उखाड़ फेंक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और कोई पार्टी उखाड़ नहीं सकती। हो सकता है कि मामन पिछले 15 साल से आपके बीच में है। कुछ लोगों को किसी बात पे मनमुटाव भी हो, कभी किसी का फोन ना उठा सके हो। हालांकि मैंने सुना है कि बहुत मोहब्बत से मुलाकात करते हैं आपसे, लेकिन हो सकता है मुझसे भी बहुत लोगों को नाराजगी रहती है बिला वजह। अगर मामन से भी कभी किसी बात पे मनमुटाव हुआ हो तो मेरे भाई मेवात वालों, जब लड़ाई बड़ी हो, जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजें भुलानी पड़ती हैं। अगर आज आप समझदारी से काम नहीं लेंगे तो आने वाली नस्लों को जवाब क्या देंगे? मेरी हिकमत है, मेरी दयानतदारी है, मेरी समझदारी है कि मैं आपके बीच खड़ा होकर के बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस है तो देश है, वरना इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने भीड़ छोड़ रखी है। जो आप जैसे, हम जैसे किसी मासूम को किसी चौराहे में पाएंगे तन्हा, तो एक भीड़ खड़ी होगी जो हमको आपको मार देगी, जो हमका हमारा आपका कत्ल कर देगी और पुलिस उन्हें बचाएगी। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि मैं तो पूरी जिंदा दिली के साथ आजकल ये शेर पढ़ता हूं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। मेवात वालों सुनना, न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर तो 4-6 को मार कर मरना। लेकिन मेरे भाई, वो हिकमत आएगी कहां से, वो समझदारी आएगी कहां से? मेवात को सलाम करता हूं, मेवात के बुजुर्गों को सलाम करता हूं कि अगर आप अपने आप पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मामन ही नहीं, उसके आसपास के एतराफ में जो भरोसा। आपने कभी सोचा कि पूरे हरियाणा में अगर राहुल गांधी ने कहीं मीटिंग लगाई तो आपके इलाके में लगाई? सोचा आपने कभी? मोहब्बत है उस आदमी को आपसे। मैं करीब में बैठ के मैंने देखा है उस आदमी को। वो इस देश की सेकुलर इमेज को बचाना चाहता है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जब पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा था, जब भारतीय जनता पार्टी आपके लिए जेल भेजने का सामान तैयार कर
रही थी, तो मुझे याद है जिस दिन राज्यसभा में बिल पेश होना था, मैं सुबह 7 बजे राहुल जी के साथ बैठा था। मैंने राहुल जी से कहा कि राहुल जी, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 3 तलाक दे देने से तलाक नहीं होता, तो ये जो नया कानून ला रहे हैं, जब तलाक नहीं होगा उसके बावजूद ये हमारे मर्दों को जेल भेजेंगे 3 साल के लिए, जो सजा मानी ही नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो राहुल जी ने लम्हा भर के लिए सोचा, और मुझे याद है कि मेरे सामने उन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब को कॉल करके कहा कि राज्यसभा में पुरजोर तरीके से कांग्रेस इसकी मुखालफत करेगी, क्योंकि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए बिल लाया जा रहा है। चंद लोग आएंगे आपको समझाने, आपको बहकाने, आपको बांटने, लेकिन मेरे भाई इस बार मत बंटना। देश ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि अगर इन्हीं 4-6 महीनों में, साल भर में मुल्क में जो हालात पैदा होंगे वही आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे। मैं उन आंखों को देख रहा हूं, उनकी आंखों में जो शैतानियत, जो हैवानियत नाच रही है, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। इसलिए आपसे कहता हूं कि इस लड़ाई में मामन का साथ दीजिए, और एक एक वोट की अहमियत है। आप ये मत समझिएगा कि आपके अकेले के वोट से क्या होगा। आज से इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लीजिए। अकेले मोमन खान चुनाव नहीं जीत सकते, अकेले कोई इमरान आपको बेदार नहीं कर सकता। जब तक आपके दिलों में वो आग नहीं पलेगी, तब तक कोई आपको बेदार नहीं कर सकता। आज से इस लड़ाई में खुद को मोमन खान बना लीजिए। आज के बाद निकल जाइए मेवात के अलग अलग इलाकों में और लोगों से कहिए कि मैं हूं मोमन, मेरी है जवाबदेही। मुझे और तो अपने रिश्तेदारों को फोन करिए, अपने साथियों को फोन करिए, जिन्हें जरा सा भी बहकता हुआ महसूस करिए, उनसे जाइए, उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए कि मेरे भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में मेरा साथ दो। एक छोटा सा वाक्या बता के सफर खत्म करूंगा, मुझे भी फिर वापस मुंबई जाना है, क्योंकि कल लगातार जनसभाएं लगी हुई हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि इस पसीने पसीने, मैं लंदन था तो वहां 8 डिग्री टेम्परेचर था, ठंड से कांपते थे हम वहां, और इंडिया लैंड किया तो इस वक्त पसीने पसीने हूं। लेकिन मेवात वालों, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। एक आखिरी बात आपको बता करके अपना सफर खत्म करता हूं, लेकिन एक वादा करता हूं कि आज मैं किसी मुशायरे में नहीं आया था, आज मैं मामन भाई के लिए अपना दामन फैलाने आया था। लेकिन एक वादा कर रहा हूं, और मामन भाई आपसे भी वादा ले रहा हूं कि मामन भाई जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, जिस भी गांव के जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, इंशाअल्लाह वोटिंग का रिजल्ट आने के बहुत जल्दी 2 हफ्ते के अंदर वहां जीत का जश्न होगा, और इंशाअल्लाह आऊंगा और पूरी रात आपको शायरी सुनाऊंगा। एक आखिरी बात मेवात वालों, जहां है खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े हैं तो खड़े रहिए। अब इस बार किसी को बैठाया नहीं जाएगा, वोट से जवाब दिया जाएगा। मेरे भाई मेरी बात सुनना, एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। थोड़ी देर, 2 मिनट, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी ला सकती थी वो लेकर के आई, और दहकती हुई आग के ऊपर आकर के अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच का पानी ले आई, फिर दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया, फिर पलट के गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को मामन का जवाब समझना, इमरान का जवाब समझना, और अब तक की सबसे बड़ी ताली बजाना जो मैं बात कहने जा रहा हूं। चिड़िया से जब अजगर ने कहा, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो गौरैया ने कहा, मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की आग शायद ना बुझे, लेकिन मुझे उससे बड़ी बात यह पता है कि कल जब जंगल का
आएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में। मेवात वालों, आज से मामन को आपको सौंप के जा रहा हूं और अब तो मैं भी आपके बीच में दामन फैलाने के लिए आ गया। पूरे हरियाणा में इसी एक सीट के लिए आया हूं, मुझे मायूस मत करना। नहीं करेंगे ना? आज से इस लड़ाई को अपनी बना लीजिए, गली गली कूचे कूचे जाइए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीते, भारतीय जनता पार्टी हारे, उसके लिए एकजुट होना जरूरी है, मुत्तहिद होना जरूरी है। मुत्तहिद रहिए। इंशाअल्लाह जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से मामन चुनाव जीतेंगे, वादा करता हूं कि उसी बूथ के, उसी एतराफ के इलाके में कोई एक शाम सजेगी जश्न की और इमरान आपको पूरी रात वो नज़्में सुनाएगा जिसे सुन के आप हंसते हैं, रोते हैं, जिससे आपको हौसला मिलता है। इंशाल्लाह मायूस मत करिएगा।